नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम मुद्दों पर हम करने जा रहे हैं आपके साथ चर्चा, उसमें सबसे पहला है रिकॉर्ड मतदान और उस पर मची सनसनी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान और तमिलनाडु की तमाम विधानसभाओं पर जो हुआ मतदान, उसे रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और हमारा सवाल यह है कि इससे किसको फायदा होगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, वह कहानी जाननी बहुत जरूरी है। फायदा किसे और किसके लिए किया गया है, इसमें छुपी हुई है लोकतंत्र की चाबी। दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार सुलगता हुआ मणिपुर क्यों नहीं दिखाई देता। 2023 से मणिपुर लगातार सुलग रहा है और जिस समय चुनावी समर चल रहा है 2 राज्यों में, उस समय तो वहां पर हालात विस्फोटक हैं। रोज बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, मशाले लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं डिमांड कर रही हैं, मोदी जी चुप्पी तोड़ो, लेकिन मोदी जी अपने फोटोशूट और चुनाव प्रचार में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और तीसरा ऐसा सवाल है जिससे देश के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है, वह है मोदी राज में नकली सामानों का जो राज चल रहा है बेरोक टोक। दूध से लेकर पनीर से लेकर दवाइयां, सब कुछ फर्जी है। और जो खबरें आ रही हैं वह डराने वाली हैं कि हम आप जो खा रहे हैं, जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, जो घी खा रहे हैं, जो पनीर खा रहे हैं, जो खोया खा रहे हैं, इनो खा रहे हैं, या फिर कॉफी के सैशेज ले रहे हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं, सब कुछ नकली है। लेकिन सरकार गायब है, कहीं से भी कोई कंट्रोल इस करप्ट सिस्टम पे लगता नहीं दिखाई दे रहा है। इन 3 अहम सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले चलते हैं, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हुआ, 152 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा और पहले चरण में ही रिकॉर्ड मतदान को लेकर बल्ले बल्ले मची हुई है। दोनों ही पक्ष यानी टीएमसी और बीजेपी इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग कह रहा है कि देखो मैंने कितना अच्छा इलेक्शन कराया। लेकिन इस इलेक्शन और इस रिकॉर्ड मतदान के पीछे की जो कहानी है, पीछे का जो खेला है, उस पर बहुत कम चर्चा है। याद रहे, यह चुनाव ऐतिहासिक हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, क्योंकि 91 लाख वोट कटे। तमिलनाडु में भी, तमिलनाडु विधानसभा के लिए एक ही चरण में मतदान था और वहां पर भी वोट भी कटे थे और वहां पर भी रिकॉर्ड मतदान की खबरें हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सर। भाषा, मेरा मानना है कि एसआईआर में जितने वोट कटे, अगर उन्हें हम जोड़कर देखें तो लगभग उतना ही परसेंट वोट पड़ा है जितना पिछली बार 85% से ऊपर पड़ा था। इस बार 93% बताया जा रहा है बंगाल में, या तमिलनाडु में भी 76% पड़ा था पिछली बार, तो उतना ही वोट है। और ये भी एक और बात है कि वोट ये बड़ी मुश्किल से बचा है, बहुत जद्दोजहद से बचा है, तो इसलिए इसका महत्व भी बड़ा है। और लोगों को एक डर अपनी नागरिकता का भी है कि कहीं अगर हमारा वोट हमें मिल गया है लेकिन अगर इसे दर्ज नहीं कराया तो कल हमारी नागरिकता जा सकती है। तो इस बार खुद को साबित कर रहा है नागरिक कि हम हैं, हम जिंदा हैं, हम वोट कर रहे हैं। इसी वजह से वोट परसेंटेज बिहार से लेकर असम से लेकर तमिलनाडु और बंगाल सब जगह बढ़ा हुआ दिखाई देता है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? अगर मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात करूं कि पश्चिम बंगाल में अनडिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बीच यह चुनाव कराए जा रहे हैं। लाखों वोट एसआईआर में कटे। हैरानी की बात है कि जो लोग वोट डालने के लिए सिस्टम में इंचार्ज हैं, ऐसे 65 लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि उनके नाम भी कटे हुए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, लाखों की तादाद में सैन्य बलों की नियुक्ति, टैंक का सड़क पर चलना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ऐसे में अगर बंगाल के मतदाता उतरते हैं अपने को बचाने के लिए, दरअसल वह देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा भी ये मानना है कि ये भारतीय गणतंत्र के इतिहास में एसआईआर के चलते सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। जैसा कि आपने कहा, 91 लाख नाम काटे गए, जिसमें से 27 लाख अभी भी डूबियस हैं और चुनाव चल रहे हैं। तो अब ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, ये गुस्सा है, भय है,
या कुछ खेला हुआ है, ये हमको 4 तारीख को पता चलेगा। अदिति, 4 तारीख को क्या पता चलेगा, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खास तौर से जिस तरह से हुआ, क्योंकि बिहार चुनाव के समय ही लोग बात कर रहे थे कि बिहार तो झांकी है, असली खेला तो बंगाल में बाकी है, और वह हमें बिल्कुल खुला खेल दिखाई देता है। मैंने जानबूझ के जिक्र किया कि 65 लोग, 71 लोग करीब पहुंचे थे आज भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कि हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, इसमें सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, चुनाव ड्यूटी पे लगे अधिकारी हैं, अधिकारियों की बात कर रही हूं मैं, और हमारा ही नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, आराम करिए, नहीं है और वोट नहीं डाला तो कोई बड़ी बात नहीं। तो एक नया नॉर्मल यह बन गया है कि वोट नहीं डाल पा रहे हैं आप, मतदान नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स न्यू नॉर्मल इन न्यू इंडिया। एक तो ये जो खबर दिखाई देती है इस तरह से, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात, लाखों की तादाद में सैन्य बल, जैसे लग रहा है कि कोई दूसरी जगह युद्ध छेड़ने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी जैसा दृश्य दिखाई दे रहा था कोलकाता में कि सारे हेड्स सैन्य बलों के बैठे हुए हैं, वहां मीटिंग हो रही है। ऐसा क्या बंगाल में है विस्फोटक की इस तरह से करना पड़ा इनको? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी। और सिर्फ सैन्य बल तो इतने आपने घुसा दिया, आपको सैन्य बल अभी मणिपुर भेजने चाहिए थे, वो सारे बंगाल में पहले फेज के लिए घुसे हुए हैं, ऐसा छावनी बना दिया वहां पे। चलिए आप कह रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर, हम वायलेंस हमने कम किया है इसीलिए हमने वो घुसाया, लेकिन मतलब कितनी कितनी चीजें की गई हैं। ये कोई चुनाव में होता है? आपने 10 दिन पहले वहां पे सारी अल्कोहल शॉप्स बंद कर दी, आपने मोटरसाइकिल में आना जाना बंद कर दिया, आपने टूरिस्ट को बीच में जाना बंद कर दिया। मतलब ये चुनाव हो रहा है या क्या हो रहा है, और क्यों इसी राज्य में क्यों हो रहा है इस तरह का? मैं तो ये सोचती हूँ कि ये एक तरह से एक माहौल बनाने का भी था कि लोग ना आए, लेकिन रिकॉर्ड हुआ है। वही मैं सोच रही हूँ कि लोगों के मन में शायद काफी गुस्सा है, वो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है कि मैं मतलब उम्मीद करती हूँ कि ये गुस्से का इजहार है जनता का। जी मुकुल, आपको क्या लगता है, गुस्से का इजहार है या क्योंकि यहाँ पर हमें इस पूरे आंकड़े को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये भी समझना कि ये जो हाई परसेंटेज वोट है इसमें 91 लाख आउट करके हैं, खास तौर से जैसे मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला जहां पर 4 लाख से अधिक वोट कटे जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान, या शमशेरगंज जहां पर 74,000 वोट कटे जिसमें 70,000 मुसलमानों के वोट हैं, और वहां पे रिकॉर्ड मतदान का जश्न भी मन रहा है। तो ये जो वोट कटना, अभी तो मैं वोट एडिशन की बात ही नहीं कर रही हूँ, 7 लाख वोट ऐड भी हुए हैं, तो ये जो खेला है चुन चुन के कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, इसका भी तो कुछ रोल रहा होगा। नहीं, वो तो बिल्कुल है। और देखिए, चुनाव के बारे में जहां तक आप लोग कह रहे हैं, मैं मतलब भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती 4 मई की क्या होगी, लेकिन विश्लेषण जरूर किया जा सकता है। इतना हम लोग कर सकते हैं जो हम सब चीज़ें देख रहे हैं। तो वोट कटना, वोट जुड़ना एक मामूल होता था, एक नॉर्मल प्रक्रिया होती थी, लेकिन एसआईआर के तहत जिस तरह से ये किया गया, एक तो वो बड़ा उसमें वो है कि मान लीजिए 152 सीटें हैं, 91 लाख कटे हैं, तो इसके हिस्से में भी करीब समझिए कि 50 लाख वोट आए होंगे जो पड़ते। तो मैंने इसलिए कहा कि अगर वो वोट जोड़कर हम परसेंटेज निकालें तो हो सकता है थोड़ा बहुत घटत बढ़त मिले, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड हमेशा लगातार बन रहा है एसआईआर के बाद, ये हमने देखा बिहार में बना। तो एक तो वो बात है, और चिंता वही है कि जो लोग वोट नहीं दे पाए, वोट का परसेंटेज भले ही बढ़ गया हो, ये एक खुशी की बात हो सकती है, लेकिन जो लोग वोट देना चाहते थे और वोट नहीं दे पाए, उनके अधिकार का क्या? एक बड़ा सवाल ये भी है। और जैसे आपने सुरक्षा बलों की बात की, हमारे भारत में हमारी मतलब सबकी ये मान्यता है और देखा है आम लोगों में, पुलिस प्रशासन सेना जब ज्यादा उतरती है सड़क पर तो लोगों में कोई सुरक्षा का डर होता है, भय पैदा होता है जी, भय पैदा होता है। जब 4 पुलिस वाले देखते हैं तो बच के निकलता है आदमी, उनसे सुरक्षित नहीं होता कि अरे वाह पुलिस वाले हैं ये तो मेरी सुरक्षा करेंगे, या मैं इन्हें कोई बात बताऊं या इनसे कोई सुरक्षा मांगू, उनसे डरते हैं। तो वो डर ही पैदा किया गया, लेकिन डर के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग उतरे, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जनता, अब वो विश्लेषण अलग है, जनता ने ये वोट किधर गया, दोनों लोग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ गुस्सा टीएमसी कह रही है और बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कुछ भी खुशी की बात हो, लेकिन डर और सवाल वही है कि जो वोटर काटे गए और जिस तरह से काटे गए और जिस तरह से चुनाव किया जा रहा है, एक राज्य को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अदिति, मुझे तो लग रहा था सारी पिक्चर्स देख के, और मैं जब वहां पर गई हुई भी थी, कोलकाता और आसपास के इलाकों में गई, नॉर्थ 24 परगना गई, वहां पर भी देखा,
तो वहां पे बंगालियों के दिमाग में एक ये भी आ रहा था कि अभी तक तो हम कश्मीर के बारे में सुनते थे कि कश्मीर बहुत खास है और वहां इतनी बड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। बंगाल में इस तरह से फोर्स लगानी पड़ जाए कि हमने क्या अपराध किया है, ये एक कॉमन जो वोटर है उसके दिमाग में था कि क्या सेंटर हमें इस तरह से देखता है कि हम बड़े गुंडे हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं कि भाई टीएमसी के गुंडे को हम ना 23 तारीख को बाहर आने देंगे, अब वो कह रहे हैं कि 29 तारीख को बाहर नहीं आने देंगे, किसी भी सूरत में आएंगे तो उल्टा लटका देंगे, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, टाइप डायलॉग्स चल रहे हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो कपिल सिब्बल ने एनालिसिस किया उसके हिसाब से हर 100 बंगालियों के ऊपर एक सीएपीएफ का जवान तैनात कर दिया गया है ऑलरेडी। बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस वो अलग हैं। तो ये सीएपीएफ का जो उन्होंने आकलन किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कमांड जो फोर्स है जो सीधे रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को। हाँ, बिल्कुल ही, मतलब लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल जैसे कश्मीर में करते हैं वैसे ही छावनी बना दिया है बंगाल को जी। हालांकि ये बात सही है कि बंगाल में हमेशा चुनाव जो है वो वायलेंस चुनाव का हिस्सा रहा है और सालों से रहा है जी। ये बात सही है, सबसे ज्यादा वायलेंट चुनाव अगर कहीं होता है बंगाल के होता है। और ये भी बात साफ है कि जहां तक भाजपा का सवाल है, उन्होंने बंगाल को अपनी एक साख, मतलब इलेक्टोरल जीत का एक साख का वो बना लिया, तो उन्होंने भी अपनी पूरी जो है ना सत्ता वहीं उतार दी। मतलब 18 सीएम हैं, हाँ, मोदी जी हैं ही, होम मिनिस्टर की 15 दिन की छुट्टी है। हाँ, बंगाल को उन्होंने इतना बड़ा अपना वो बना दिया कि आप देखें कि तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, उसी तारीख पे हुआ है, तमिलनाडु भी वो गए हैं, लेकिन बंगाल को उन्होंने इतना बड़ा वो बना लिया अपनी साख की बात, इसीलिए वो नजर आ रहा है तो बंगाल दो तरह से कसौटी हो गया, है ना। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि जो जानकारों का ये भी कहना है कि क्योंकि ये जो वॉर चल रहा है और एलपीजी क्राइसिस हो रहा है और माइग्रेंट वैसे ही वापस आ रहे हैं, कुछ हद तक वोट उसकी वजह से भी बड़ा हो सकता है जी, है ना। और जो इन्होंने बोला कि नागरिकता का एक डर है कि सिर्फ ये इलेक्शन तक नहीं रहेगा, बाद में शायद हमारा राशन कार्ड चला जाएगा, हमारी बेनिफिट चली जाएंगी, तो वो भी डर है जी। तो देखते हैं अब क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आप जिक्र कर रही हैं मुकुल, हमने वीडियोस देखे, अब वो वीडियो सिर्फ सूरत से आए, तमाम और जगहों से भी होंगे निश्चित तौर पर, देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग गए हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर भाजपा के नेताओं ने वैसे वीडियो नहीं बनाए जैसे सूरत में बनाए, हाँ। जहां उन्होंने ऑफिशियली कैंप लगा के बताया कि हम 5000 लोगों को फ्री में भेज रहे हैं सूरत से बंगाल में वोट डालने के लिए। जबकि ठीक उसी सूरत में मुकुल गैस की किल्लत की वजह से जो बिहारी और बंगाली मजदूर थे वो मारे मारे फिर रहे थे और उनको कहीं से ट्रेनें नहीं मिली थी। और इसे ध्रुव राठी सहित बाकी लोगों ने कहा कि ये सीधे सीधे जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आचार संहिता भैया आप किससे शिकायत किससे करेंगे बताइए। आचार संहिता का तो कितने उल्लंघन हो चुके हैं, और जो जिनसे कहना है शिकायत, आचार संहिता जो कोतवाल हैं वही किसी और द्वारा नियुक्त हैं, तो वो क्यों राजा के खिलाफ जब संज्ञा है कोतवाल। तो पहली बात है। दूसरा, सूरत का जो वीडियो खास तौर से बनाया वो दो वजह से बनाया। एक तो ये है कि ये हम पिछले कई चुनाव से ट्रेंड देख रहे हैं कि जो सक्षम पार्टियां, खास तौर से बीजेपी जिस पर बहुत पैसा है और संसाधन है, वो चाहे वो कहीं से भी हो, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, सब जगह से उस वोट वाले राज्य में लोगों को भेजते हैं, चाहे वो वोटर हो या ना हो, है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, सूरत वाला काउंटर भी करना था क्योंकि इतनी भीड़ का वो आ गया था, और सूरत गुजरात यानी गुजरात मॉडल पे सवाल उठ रहा था। तो पहले तो उन्होंने दबाना चाहा कि ये गर्मियों की छुट्टी में लोग वापस जा रहे हैं, जबकि गर्मियों की छुट्टियां कोई पड़ी नहीं थी, और मजदूर वापस जा रहे हैं, उनकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई, है ना, कि वो घर जा रहे हैं। दूसरा, उसे काउंटर करना था। दूसरा, लोगों को भेजा भी जा रहा था, और ये चीजें हमने हर जगह देखी हैं, चाहे बिहार में देखी हैं या वो दिल्ली से भर भर के ट्रेनें और बसें गई, और उन्होंने वोट डाले हैं, 2-2 वोट डाले हैं लोगों को। हमने यहाँ भी वीडियो देख रहे हैं कि स्याही नहीं लग रही है, और इतने उसके बावजूद स्याही नहीं लग रही बीजेपी कैंडिडेट के हाथ। तो ये कुछ सवाल हैं जो वो अब ये रिजल्ट आएगा उसके बाद वो होगा परिणाम। पर मैं कह रहा हूँ बंगाल दो तरह से कसौटी है, बीजेपी की साख दांव पर है, लेकिन लोकतंत्र भी दांव पर है, और बंगाल का रिजल्ट ये बताएगा कि लोकतंत्र कितना बचा है। अब हम चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु भी बहुत अहम राज्य है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी एक मुकाबला देती हैं बीजेपी और द ग्रेट सनातन राज को, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़ी हुई है, उसी तरह से तमिलनाडु भी आता है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, और फिर से वो चुनाव में गए, 234 सीटें हैं वहां पर,
और इस बार स्टालिन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हमें तमिलनाडु में दिखाई दी, जिस पर काफी कवरेज हुई, वह वहां के जो स्टार हैं विजय और उनकी जो पार्टी है टीवीके, उसे लेकर दिखाई दी, जिसका चुनावी सिंबल सीटी है और उसके प्रति जेनजीज का काफी उभार है। यहां पर अदिति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो विजय वाला फैक्टर है, जिसको कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी दरअसल इस द्रविड़ राज्य में पैठ बनाना चाहती है, आप कैसे देखती हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है उस हिसाब से कि एक तीसरे उसकी जगह तो है, लोग डीएमके एआईडीएमके के बाद एक तीसरा वो तो चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक विजय का सवाल है, मुझे लगता है एक तो वो एक्टर है, जेनजी का अट्रैक्शन है, और बीजेपी बहुत बैंक कर रही है, लेकिन उसने बोल दिया है कि वो सेक्युलर है, लेकिन सेक्युलर तो हम बहुत सारे लोगों को नीतीश बाबू को देख चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू को देख चुके हैं, नवीन पटनायक को देख चुके हैं, ममता बनर्जी को खुद को देख चुके हैं, जो जा चुके हैं बीजेपी के साथ। तो एक तो वो फैक्टर है कि विजय के साथ मुझे लगता है कि वहां पे जो सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस है और डीएमके का जो सांगठनिक है, बूथ लेवल में जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे और फ्रीबीज टीम तो सभी कर रहे हैं आजकल, भाजपा भी कर रही है, तो मुझे लगता है उसके चलते वहां पे ज्यादा ये दाल गलने वाली नहीं है। शायद कुछ अर्बन सेंटर्स में हो, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल प्रोग्रेसिव अलायंस डीएमके लेड का पलड़ा भारी है, ऐसा वहां। मुकुल, जहां दूसरी तस्वीर एक और दिखाई देती है कि यह पहला चुनाव है तमिलनाडु के इतिहास में अभी तक कि जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है एआईडीएमके, वो अपने अस्तित्व को तकरीबन खो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एआईडीएमके का एक सेक्शन डीएमके में आ गया, पनीर सेल्वन वहां ज्वाइन कर लिए, और जो दूसरा एआईडीएमके है वो मोदी शरणम गच्छामी, बीजेपी शरणम गच्छामी हो गया। तो ये तो सक्सेस है बीजेपी की कि उसने तमिलनाडु में जो दो क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था, उसमें से एक को तो उन्होंने इतिहास की गर्त में ढकेल दिया, और अब वो स्पेस विजय लेते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, देखिए, तो पूरी राजनीति को यही समझने की बात है, ये डिकोड ऐसे ही हो रही है। पहले बीजेपी हर जगह यही करती है कि जो क्षेत्रीय दल है उसके कांधे पे सवार होती है, तो उससे उन्होंने गठबंधन किया, बहुत लाभ नहीं मिला, धीरे धीरे उसे अपने साथ जोड़कर उसने वहाँ अप्रासंगिक बना दिया। अब उन्होंने पहले बीजेपी ने इस बार तमिलनाडु को इसलिए कम छुआ, उसकी एक आंख बिल्कुल अभी बंगाल पे है, इस बार बंगाल, अगली बार वो तमिलनाडु देखेगी या कोई और राज्य देखेगी, अभी वो बंगाल पे, तो उसने इसे यहाँ छोड़ दिया। यहाँ उसका फायदा, यहाँ जो जिस तरह की आपने बात आशंकाएं जाहिर की, हालांकि एक रिवाज भी हो गया कि हर टीम को बीजेपी की बीटिंग, लेकिन वो यही है कि अब विजय की मार्फत वो जगह बनाए जी। और फिर उसके मार्फत वो वहां, क्योंकि बीजेपी खुद सीधा नहीं घुस पा रही, उसने जिसे छुआ अभी वही अछूत वहां एक तरह से एआईडीएमके वहां हो गया, तो डीएमके का अभी वहां होल्ड है, जो पूरा अलायंस बना है, चाहे वो उसमें कांग्रेस है, ये सब अभी वो कर रहे हैं। लेकिन तो इस बार ये प्रयोग किया गया है कि एक टीवी के एक सुपरस्टार के माध्यम से घुसा जाए या उस सपोर्ट से, फिर उसके आगे तो सेकुलर वाली बात पे तो हमें कोई यकीन है नहीं, कि बहुत लोग करते हैं सेकुलर, वो अंत में कहाँ जाते हैं। तो इस बार ये प्रयोग उन्होंने किया कि हम पहले बंगाल देखते हैं और यहाँ हम विजय की मार्फत कुछ कोशिश करते हैं, आगे हम उसे देखेंगे। चलिए देखते हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक फोटो ये भी है मोदी जी का जो जरूर देखना चाहिए। मुकुल ने कहा बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोदी जी पहली बार अपना मेकअप डार्क टोन में कराकर तमिलनाडु पहुंचे ताकि वह कनेक्ट कर सके। उनके जो सलाहकार थे उन्होंने बताया जब तक तुम इस कलर के लगोगे तभी प्रधानमंत्री को वहां के लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो तमिलनाडु पर भी फोकस तो कम नहीं था। अब चलते हैं दूसरे अहम सवाल की तरफ। मणिपुर सुलग रहा है और मणिपुर के ये जो वीडियोस आपको दिखाई दे रहे हैं यह विस्फोटक हैं। स्थितियां वहां विस्फोटक हो चुकी हैं। रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, मशाल जुलूस निकल रहे हैं, उग्र और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 बच्चियों की मौत हुई और उसके बाद वहां का जो मैतेई समाज है वह सड़कों पर उतरा हुआ है। महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। रोज प्रदर्शन में वह कहती हैं कि मोदी जी जवाब दो, हमें इंसाफ चाहिए, यहां डबल इंजन की सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। डबल इंजन की सरकार है अब तो, और 3 साल होने जा रहे हैं कि मणिपुर में आग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये टोटल फेलियर, और कम से कम अभी जैसे आपने छावनी बंगाल को बना दिया है, आपको मणिपुर की तरफ ध्यान देना चाहिए। डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो वाइडन हो रहा है गैप, कुछ शांति वार्ता, कुछ वार्ता का कुछ शुरू करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि मणिपुर के लोगों की हाहाकार जो है वो किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही है, सरकार ना केंद्र के ना राज्य के, डबल इंजन के।
मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है कि मणिपुर फंस गया है और ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन ये दुखद है कि हमारे प्रधानमंत्री झालमुड़ी का एक विमर्श पैदा कर रहे हैं, जबकि उन्हें मणिपुर पर एक बात करनी चाहिए थी और बंगाल के चुनाव में जरूर ये जवाब देना चाहिए था कि देखिए हमने मणिपुर को ऐसा संभाला, तब वो गोरखालैंड और इन सब की बात करते। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि उसे वो कैसे संभालेंगे, लेकिन ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि मणिपुर सुलग रहा है, इसकी 100% जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की, जो गृह मंत्री हैं उनकी, और मणिपुर में चल रही डबल इंजन की सरकार की है, जो पूरी तरह से 100% अकाउंटेबल है आज के सुलगते विस्फोटक मणिपुर के लिए। लेकिन देखिए, मोदी जी सिर्फ झालमुड़ी ही नहीं खाते हैं, वह हुगली नदी में बैठकर कैमरा लेकर फोटो खिंचवाते हैं और फोटो खींचते हैं। काश मोदी जी यही कैमरा लेकर आप मणिपुर चले जाते तो वहां पर जो महिलाएं हैं, जिस मातृ शक्ति नारी बंधन की आप जिक्र कर रहे हैं, वह भी आपसे सवाल पूछ रही हैं, आप जवाब देते उनको तो शायद कुछ बात बनती। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है कि मणिपुर कहीं से भी एजेंडे में नहीं है, वहां पे चुनाव नहीं है। चुनाव हो भी, पिछली बार भी चुनाव था तो मोदी जी गए नहीं वहां पर, आनन फानन में जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। और शायद यही वजह है कि वहां के लोगों में जो गुस्सा है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गुस्सा होना, लोगों का आना, रोज प्रदर्शन करना और सरकार बहादुर का पूरी तरह से गायब रहना बड़ा खतरनाक लगता है। हाँ, तो वही देखिए, आपने पहले डिकोड कर दिया कि चुनाव है नहीं, और चुनाव हो तो उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। पहले भी सरकार बनाई और फिर जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसके बाद भी बिना चुनाव के दोबारा सरकार बना ली। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश की राजनीति पे बहुत बड़ा फर्क नहीं पैदा करता। तो अगर हमारा सब कुछ चुनाव की तरह हो जाएगा तो ये तो देश के लिए आपने इसी तरह सारे संकट नए नए पैदा हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा खतरनाक विषय है। और जिस तरह का वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, देखिए पिछले 2023 मई में ये शुरू हुआ था और मई आने वाली है। जब ये 4 मई के जश्न के लिए सोच रहे हैं, इन्हें ये सोचना चाहिए कि 3 साल होने जा रहे हैं, मणिपुर का क्या करेंगे। लेकिन सब कुछ जब चुनाव द्वारा संचालित होने लगेगा, जो आपने नारी शक्ति वंदन की बात की, वहां नारियां ही खड़ी हैं ना जी, है ना, उन नारियों को ही नेकेड करके घुमाया गया था ना, वहां आज भी नारी लड़ रही है ना। तो पर वही है, पर पूछे कौन बताए कौन। दरअसल सारा मसला यही हो रहा है, कोई अब इस समय कोई सवाल नहीं उठाने वाला है, कोई जवाब देने वाला नहीं। अदिति, 15 दिन तक गृह मंत्री ने अनाउंस किया कि वो डेरा डाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए। लेकिन मणिपुर जो बगल ही का राज्य है, बहुत दूर भी नहीं है बंगाल से, वहां के बारे में न वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं, न गृह मंत्री बोलते हैं। और वहां के जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, गृह मंत्री कहते हैं कि भाई हमारे पास जो सुरक्षा फोर्सेस हैं वो तब आएंगी जब बंगाल के चुनाव हो जाएंगे। वह भी उनकी बाइट काफी चल रही है। तो ये हाल एक राज्य का कैसे किया जा सकता है, और बड़ी खामोशी से, मीडिया में कहीं खबर ही नहीं है इस पर। मुझे तो लग रहा है कि ये इसी वजह से है जो इन्होंने बोला है कि अब फिलहाल मणिपुर की शायद इनके लिए राजनीतिक महत्व फिलहाल के लिए नहीं है इतना, वरना कोई कारण नहीं है। क्योंकि आप सेंटर पे हैं और होम मिनिस्टर को तो जाके सिर्फ 2 बच्चे ही नहीं, मेरे ख्याल 2 नगा और अलग अलग ग्रुप सब वहां पे शुरू हो गए हैं, एथनिक टेंशन शुरू हो गई हैं। वहां पे बैठ के लोगों से बात करना है, क्योंकि एकदम से पूरा क्रैक हो जाएगा मामला वहां पे। लेकिन बिल्कुल ही वो जो राजनीतिक महत्व ही नहीं है, लोगों की आवाज ऐसे जा रही है, चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे हैं कि आपने बोला नारी शक्ति वंदन का, वो वहां पे एक स्वरूप दिख रहा है जी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, क्या देश में इस समय नकली सामानों का राज चल रहा है? नकली सामान बेचने वाले ही मोदी राज में शासन कर रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, वह 140 करोड़ लोगों की, भारतीयों की जिंदगी के साथ कितने बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है, इसकी कहानी कह रहे हैं। दूध हो, दवाई हो, और तो और आपका पनीर हो, सारी चीजें। यहां पे हम फर्जी डिग्री की चर्चा नहीं कर रहे, यहां पर उन चीजों की चर्चा कर रहे हैं जिसका रोज हम सेवन करते हैं। उन सब में मिलावट हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार, बीजेपी सरकार किसी पर कोई सख्त कार्रवाई करते हुए इस रैकेट के पीछे असली लोग कौन है नहीं पता चलता। छोटी छोटी खबरें छपती हैं, कहीं मीडिया में भी चर्चा नहीं होता। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल।
मुझे तो लग रहा है कि जैसे पूरा सिस्टम फेल हो गया। हम जहर खा रहे हैं, जहर। अभी जहरीली हवा की बात थी दिल्ली में, अभी हम रोज ये खबरें देख रहे हैं। ये कुछ छापे पड़ जाते हैं तो खबरें सामने आ जाती हैं। मुझे ये सोचकर डर लग रहा है कि ये व्यापार, काला कारोबार कितना बड़ा है और ये बिना राजनीतिक, बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं फल फूल सकता एक भी दिन। बुलडोजर चलते हुए दिखाई हमें कहीं नहीं दे रहा है कंपनियों पर और उन लोगों पर। तो ये पूरा का पूरा जो उसी के संरक्षण में फल फूल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक विषय है और ये हमारी सेहत, हमारी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि जो सरकार नकली डिग्री पे चलती है वह इसी तरह के नकली और खतरनाक खेल खेलने वालों का संरक्षण करती है। वरना असंभव है कि हजारों किलो दूध, पनीर, घी, तेल, दवाइयां, इनो, कॉफी, आप नाम लीजिए, चाय पत्ती, हर जगह मिलावट की खबरें हैं। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है, ये छोटी छोटी सी खबरें बनती हैं, लोगों तक पता भी नहीं चलता कि उनके घर में जो सामान आ रहा है वह जानलेवा है। लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पताल जाते हैं, तब पता चलता है कि कुछ नकली उनके पेट में गया है। यह बहुत खतरनाक है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि ये हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला है। और ये फिर मैं कहूँगी कि ये डबल इंजन सरकारें हैं जो जहाँ पे ये छापे मारे गए हैं और निकले हैं। मुझे हो सकता है कि बाकी जगह भी हो, लेकिन क्या कर रहे हैं वहाँ पे? फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है राज्य स्तर पे, सेंट्रल लेवल पर FSSAI है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स का फर्जी जो है, ये कहाँ कहाँ तक अभी जा चुका होगा। आप सोचिए कि किस तरह से पब्लिक हेल्थ क्राइसिस होने वाली है। और दवाएं उसमें इंक्लूडेड हैं, दवा ले आदमी और बीमार पड़ जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ सरकार को बिल्कुल इमरजेंसी लेवल पे ध्यान देना चाहिए। मुकुल, इमरजेंसी लेवल पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमें तो दिखाई भी नहीं देता कि इससे संबंधित जो मंत्री हैं वह एक शब्द भी बोलते हैं कि यह चिंता की बात है। आपने कहा कि बुलडोजर चलने की बात है, मैं तो कह रही हूं आज की तारीख तक एक बड़े व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, वरना हजारों किलो। आप अयोध्या में तेल दिखाई देता है, गुजरात में दूध, पनीर, छाछ दिखाई देता है, देश की राजधानी दिल्ली के पास आपको इनो और कॉफी दिखाई देता है, चाय की पत्ती। मतलब जहां पर आप देखिए ये छोटी छोटी सी खबरें हैं, एक साथ कहीं क्लब होके चर्चा भी नहीं चल रही, लेकिन कौन मंत्री, कौन संतरी, कहां बुलडोजर। हाँ, तो ये क्लब कर दी जाएंगी तो एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी और सही मायने में तभी चिंता होगी। इस पर चिंता होनी चाहिए। देखिए, एक चीज है मिलावट। मिलावट एक बार को होती रही है तमाम की, भाई किसी ने कुछ दाल में कुछ और घास मिला दी, ये मिला दिया, है ना। लेकिन सिंथेटिक चीजें हो रही हैं, खतरनाक रसायन मिलाए जा रहे हैं। और दूध, दही, ये जो आप कह रहे हैं ना, इनमें ये नहीं कि पानी मिला दिया, चलिए पानी मिला दिया, हम पानी, 100% नकली हैं, सिंथेटिक हैं, वो खतरनाक है। उसके साथ फिर दवाएं आपने बताई। और मैं ये बता रहा हूं कि ये जो हमें कार्रवाइयां दिख रही हैं, इस पर आपने ध्यान दीजिए। ये कुछ ब्रांडेड चीजें थी जिन पर ये छापे हुए, क्योंकि वो कंपनी भी ध्यान रख रही है कि उसके ब्रांड का सामान नकली ना चला जाए, क्योंकि उसका ब्रांड इफेक्ट होगा। उन ब्रांड की अलग यूनिट होती है, उनका अलग सरकार पर दबाव है तो हो रहा है। लेकिन और तमाम नामों से कितनी चीजें आ रही होंगी और कितनी चीजें आ रही हैं और कितनी जगह भी नहीं पकड़ी गई, ये एक बड़ा खतरनाक विषय है। तो इस पर जो आप तो डबल कह रही हैं, मैं कह रहा हूं डबल, ट्रिपल, यानी केंद्र में है, राज्य में है, नगर पालिका में है, वार्ड में, सब जगह लोग बैठे हैं जी जी। तब ये हाल हो रहा है। तो आप दूसरों को तो एकदम कह देते हैं कि यहाँ ये राज हो रहा है, वहां वो राज हो रहा है। अब इनके राज में कौन सा, ये नकली राज है, ये नकली सामान नहीं है, नकली राज हो रहा है। तो अदिति, ये नकली राज है जिसमें जंगल राज इस तरह का है कि बड़ा डरावना है। इसमें तो जो अंधभक्त हैं वह भी, उनका भी घर सुरक्षित नहीं, क्योंकि कोई भी चेक नहीं कर सकता कि आप जो तेल खा रहे हैं वो क्या है, जो पनीर खा रहे हैं वो क्या है, जो दूध खा रहे हैं वो क्या है। तो ये एक डरावना सा है। और दवाइयों का जिस तरह का रैकेट निकला है दिल्ली के पास, जिस तरह से वो टूथपेस्ट वाला निकला, सेंसोडाइन का निकला, तो उससे ऐसा लगता है कि कहाँ जहर है हमारे घर में, हमारे खाने में। बड़ा खौफनाक दृश्य ऐसा दिखाई नहीं दिया है। खौफनाक है। और बिल्कुल मैं सच में बता रही हूँ कि अब जो है ना, हम जो है सब लोग राम भरोसे चल रहे हैं और लोगों ने हमारे को बताना शुरू कर दिया अपने लेवल पे कि यार ये अपने आप ऐसे टेस्ट कर लो, अपने आप ऐसे टेस्ट कर लो। मैं कह रही हूँ कि सरकार जिसे हम इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना वोट दे रहे हैं, कहीं उसकी जिम्मेदारी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही है? फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोग कहाँ हैं? FSSAI क्या कर रही है? ये सवाल उठने चाहिए। आशा करती हूँ संसद का सत्र होगा तो ये उठेंगे। चलिए, हम इंतजार करते हैं कि उठे। और यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी कि इसमें बड़े पैमाने पर यह रैकेट
ऑनलाइन डिलीवरीज में भी चल रहा है। तो इस समय जो 140 करोड़ लोग हैं वह राम भरोसे हैं। जंगल राज चल रहा है, नकली राज चल रहा है। खुद को बचा कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।